अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई कैन होप यू विल बी फाइन एंड वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हमने करनी है जी रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हम क्लियर करेंगे आज जो हमारे पास एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जो रिव्यूज़ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कह लें या लॉन्ग क्वेश्चन, उनको हमने आज क्लियर करना है। और एमसीक्यूज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको एज इट इज़ क्रैम कर लेंगे तो वो हो सकता है आपको भूल जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास कि उसने वैल्यू दी है कि 7 का अंडर रूट आपके पास क्या होता है, इंटीजर होता है, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल या नेचुरल नंबर। तो आपने सबसे पहले तो इसका जी अंडर रूट लेकर देखना है कि वो आता क्या है। 7 का अंडर रूट आपके पास क्या होता है। तो ये अब मेरे पास वैल्यू आई है जी, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और दूसरी नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये इस तरह की जो वैल्यू होती है हमारे पास जी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये मेरे पास ये मेरे पास है जी इर्रेशनल की टाइप है, इर्रेशनल नंबर की टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें अब देखें कि इर्रेशनल नंबर दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाले का आपके पास आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से उसने कहा है कि पाई एंड ई आर। अब यहाँ पे कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ देखें, शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे पाई बनाएं और इसकी वैल्यू अब फाइंड करें। तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू आपके पास क्या आई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ई की भी वैल्यू देखते हैं कि वो क्या होती है। अब शिफ्ट, यहाँ पे ई भी दिया होता है, शिफ्ट ई। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट दबाकर इसको प्रेस करेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। तो ई की वैल्यू भी मेरे पास क्या निकली है जी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये भी मेरे पास इरेशनल नंबर हुआ। तो इसमें इरेशनल, तो इसका डी वाला आंसर होगा। ठीक है, पहला आपके पास रैशनल, पहला भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तीसरा है जी आपके पास कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n अंडर रूट इज़, कि n उसने कहा है कि कोई भी अब फ़र्क समझें कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि 4 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर मेरे पास 2 आया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि उसमें डेसिमल वैल्यू ना आए। ठीक है, अब मैंने 25 का स्क्वायर रूट लिया, तो उसका आंसर मेरे पास 5 आया, जो कि एक होल नंबर है। अगर इसी तरीके से मैं अगेन 2 का अंडर रूट लूँ अगर, ठीक है, मैं 2 का अंडर रूट लूँ अगर, तो ये मेरे पास क्या एक होल नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये मेरे पास होल नंबर नहीं आ रहा, बल्कि इस तरीके से डेसिमल की फॉर्म में आंसर आया है। अब कहने का मतलब यही है कि उसने कहा है कि n जो हमारे पास है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका आंसर हमारे पास किस तरीके से आता है, इस तरीके से 2 का अंडर रूट का क्या आंसर आया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो सिमिलरली फिर वो मेरे पास क्या है, इरेशनल की टाइप है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे आए तो अब उसने लिखा है कि 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट इज़, कि अब उसने फिर दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को जमा किया है। इसको आप अपने कैलकुलेटर से भी जमा करके देख सकते हैं कि 3 का अंडर रूट लिखें, 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। तो इसका फिर मेरे पास क्या आंसर आया जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो ये फिर मेरे पास इरेशनल नंबर की टाइप है, तो इसका भी आपके पास इरेशनल आएगा। ठीक है, आगे है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इक्वल्स टू x इज कॉल्ड। अब उसने x को x के इक्वल ही कह दिया है। तो ये मतलब x, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि x का रिफ्लेक्शन क्या होगा, x ही होगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
ठीक है, जैसे हम मिरर में अगर अपना फेस देखें तो हमें वही चीज़ दिखती है। इसी तरीके से x इक्वल्स टू x उसने कहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ कॉल्ड। ये मेरे पास होती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगेन समझा देता हूँ, इस पे प्रॉपर्टीज़ पे पूरा एक लेक्चर पड़ा है, अगर किसी ने वो समझना हो तो वो चैनल पे देख सकता है। रियल नंबर के नाम से प्रॉपर्टीज़ पर एक कंप्लीट लेक्चर बनाया था मैंने, तो अगर किसी का जहन बने तो वो देख सकता है। बहरहाल ये मेरे पास कोई भी 3 वर्ड्स हैं ए बी एंड सी, जो तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अगर ए बड़ा है आपके पास बी से, ठीक है, बी बड़ा है सी से। अब यहाँ पे समझें कि ए सबसे बड़ा है और उससे छोटा बी है और सबसे छोटा क्या है, सी है। मतलब सी एंड पे आ रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा हुआ, मतलब कि बी ए से छोटा है। इसी तरीके से अब उसने कह दिया कि बी सी से भी बड़ा है, तो मतलब कि सबसे छोटा क्या हुआ, सी सबसे छोटा हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए मेरे पास सी से भी बड़ा है, क्योंकि वो तो अगर ए बी से बड़ा था और बी सी से बड़ा था तो ए फिर सी से भी बड़ा ही हुआ, क्योंकि सी तो सबसे छोटा नंबर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, MCQ नंबर 7 है आपके पास के 2 पावर x क्रॉस 8 पावर x इक्वल्स टू 62 देन फाइंड x। ये सोल्व करने वाला उसने क्वेश्चन दिया है आपको, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो MCQ में आपको ये दिया गया है कि 2 पावर x और क्रॉस 8 पावर x इक्वल्स टू 64, और आपने इसमें x फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 पावर x को एज इट इज़ लिख लिया, और 8 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर x इक्वल्स टू, अब 6 4 आई थिंक 2 पावर 5 होती है, 2 पावर 5 नहीं 2 पावर 6, हाँ जी, तो ये जो 6 4 होता है आपके पास 2 पावर 6 होती है, तो इसको मैंने लिख लिया 2 पावर 6। तो अब ये 3 को इस x से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पावर x ऐसे ही आ गया, और 2 पावर 3x इक्वल्स टू 2 पावर 6। अब जी ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 8। तो बेस को एक ही दफ़ा लिख लें, और 3x प्लस 3x इक्वल्स टू 2 पावर 6 एज इट इज़। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें कि 2 पावर x प्लस 3x कितने हो गए, 4x हो गए। तो 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 पावर 6। अब ये जी दोनों की बेसिस सेम है, अगर इस तरीके से आपके पास इक्वेशन में बेसिस सेम हो तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। कोई भी आपके पास इक्वेशन हो और इस तरीके से आपके पास दो वैल्यूज़ दी गई हों, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और दोनों की बेसिस सेम हो, पावर भला ही डिफरेंट हो, तो उनकी बेसिस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये 4x आपके पास किसके इक्वल आया, 4x आपके पास इक्वल आया जी 6 के। ठीक है, क्योंकि बेसिस कैंसिल हुई थी, ना कि उनकी पावर्स। तो पावर आपके पास की 4x इक्वल आया 6 के। अब यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x को यहीं पे रहने दें, 4 को इसके नीचे लाकर डिवाइड कर दें, x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो इनको अब 2 पे कैंसिल कर दें, तो x इक्वल्स टू 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आई जी 3/2। क्या ये आपके MCQ में मौजूद है, तो 3/2। तो ये जी आपके पास इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब MCQ नंबर 8 है आपके पास के लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इक्वल्स टू b है एंड b इक्वल्स टू a है, इस कॉल्ड। ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है।
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि ए एंड बी उसने क्वेश्चन में लिए हैं, अगर मैं ए इक्वल बी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो बी इक्वल्स टू ए भी तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है, कि इसको इस तरीके से समझें कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, वो इक्वल है बी के, तो बी की वैल्यू भी 1 ही हुई, तो 1 को भला इधर लिख लें या इधर लिख लें तो 1 इक्वल 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो दो, जब दो वैल्यूज़ इक्वल हैं तो उनकी मतलब जो इस तरीके से वैल्यूज़ होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी इक्वल ही होंगी, तो वो भला ए को इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस चीज़ को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, ये भी सोल्व करने वाला क्वेश्चन है अब, कि 75 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट, 75 का अंडर रूट प्लस है आपके पास 27 का अंडर रूट। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, 25 क्रॉस 3 प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 क्रॉस 3। अगर आप 25 को 3 से ज़रब दें, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास 73 होता है। इसी तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 27 होता है। अब जी इन दोनों के जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको अलग अलग कर लें, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर को भी अलग, स्क्वायर रूट को भी अलग कर लें, क्रॉस 3 के स्क्वायर रूट को भी अलग कर लें। अब ये 25 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल होता है, 5 के, 3 वैसे ही आ गया। अब 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट। अब ये देखें कि दोनों के जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं और ये दोनों जमा हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 जमा 3 8, 8 इंटू 3 का अंडर रूट। तो क्या ये आपके ऑप्शन में मौजूद है, 8 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक है, तो ये आपके पास डी वाला ऑप्शन होगा। आगे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 अंडर रूट इंटू 3 माइनस 5 अंडर रूट इज़, तो इसको भी सोल्व करना पड़ना है। अब इसको पहले सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि ये इसको ए समझे इसको बी समझें, एक बार ए प्लस बी हो रहा है, दूसरी बार ए माइनस बी हो रहा है। तो इसको अगर मैं फार्मूला क्लोज करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपके पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस बी मेरे पास क्या है 5 का अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर लिख दिया। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास जी 9, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये -5, तो 9 में से 5 निकाले तो 4 बचते हैं। तो ये आपके पास जो उसने अब हमारे पास आंसर आया है 4। ये इसमें से देखते हैं कि कौन से ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। उसने कहा है कि प्राइम नंबर, क्या जो हमारे पास 4 होता है ये कोई प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये ओड नंबर है, तो ये तो ओड नंबर भी नहीं है। तीसरी उसने पूछा है इरेशनल है, तो इरेशनल भी नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि रैशनल, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड ना हो, जैसे 3 है, 5 है और 2 है, ये मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। और नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7। इस तरीके के इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और रैशनल नंबर आपके पास एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दूसरे आपके पास जो होल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल हो सकते हैं। किस तरीके से कि अगर मैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं p मैंने लिया 8 और जो है जी q मैंने लिया 2, ठीक है, तो 8 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 4 आंसर आता है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पे मैंने टिक कर दिया। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जी। अब उसने कहा है कि इफ़ a इक्वल्स टू 3/2, b इक्वल्स टू 5/3 एंड c इक्वल्स टू 7/5 देन वेरीफाई डैट। आपने ये इनमें कुछ प्रूव्स हैं उनको करना है। अब
तो जी ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मैं फ़र्स्ट पार्ट अब कर रहा हूँ कि उसने ये वैल्यूज़ आपको गिवन दी हैं और ये हमने फाइंड करना है। फर्स्टली मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, मतलब कि जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हो उसको लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो राइट साइड पे है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड कह दिया मैंने, इसको मैंने राइट हैंड साइड कह दिया। तो सबसे पहले मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगा और देन राइट हैंड साइड को। अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए इक्वल्स टू, इसको लिख लें यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। ए की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 आ गया ए की जगह पे, इंटू लगाया बी के क्या है 5/3, 5/3 प्लस सी क्या है 7/5। तो अब ये 3/2 एज इट इज़ रहा बाहर, 3/2 इंटू, अब जी इनका एलसीएम ले लें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको आपस में, मतलब नीचे वालों एलसीएम कैसे लेते हैं कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में और इनको आपस में। किस तरीके से कि 5 3 15 और 5 5 25 और 7 3 21। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में 3/2 एज इट इज़ और 25 प्लस 21 किए तो ये 46 आया मेरे पास। 46 डिवाइडेड बाय 15, तो 46 को आप एज इट इज़ इसी से डिवाइड कर लें कि 46 डिवाइडेड बाय 15 किया मैंने, या रहने दें, वो शायद डेसिमल में आंसर आ जाए। आप इनको इस तरीके से काट लें कि 3 5 15 होते हैं, 3 5 15 होते हैं, और अगर 46 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 2 के साथ कैंसिल करूं तो यहाँ पे आएगा 23। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 23, सॉरी 23/5 के ऊपर 23 बचा था, नीचे क्या था 5। तो ये आपके पास आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का ये एक आंसर आ गया। अब हम सोल्व करते हैं, सोल्व राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू मेरे पास है 3/2, 3/2। बी की वैल्यू है मेरे पास जी 5/3 प्लस मिड में इनके प्लस है, तो फिर ए की वैल्यू क्या है 3/2 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। अब इनको यहाँ पे देखें कि ये तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे रह गया आपके पास 5/2, 5/2 प्लस ये 7/3 दा क्या होते हैं, 7/3 दा 21 और 5/2 दा 10। अब जी तो इसका एलसीएम ले लें आप, इसका एलसीएम कितना आएगा 10 एलसीएम आया, तो 2 5 दा 10, तो 10 लिख लिया नीचे। अब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आया 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 25 आया। 25 प्लस 21 करेंगे तो इसको अब जमा करें, 25 प्लस 21, 25 प्लस 21, तो ये 46 आंसर आया आपके पास। 46 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको फर्दर आपने 2 पे डिवाइड करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 23/5। तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड का आंसर आया 23/5। ये आपके पास राइट हैंड साइड है और ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी 23/5 है और राइट हैंड साइड भी 23/5 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूव हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट रहता है पार्ट नंबर 2।
तो जी यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो इसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दिया लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरीके से ये वाली चीज़ मेरे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, फर्स्टली सोल्व करें, सोल्व लेफ़्ट हैंड साइड। तो उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस बी इंटू सी। ए बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ से देख कर लिख लें जो कि आपको गिवन थी। ये आपके पास क्या है 3/2 प्लस बी क्या है 5/3। ब्रैकेट लगाकर सी की वैल्यू क्या है आपके पास 7/5। तो जी यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आया 3 टू द 6 और 3 3 द 9 और 5 टू द 10 और 7/5 एज इट इज़। इससे नेक्स्ट आप क्या करें कि 10 प्लस 9 आपके पास होता है 19/6 और 7/5। इनको आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 19 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ऊपर आ गया 133। नीचे क्या आया जी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 30 आ गया नीचे। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये क्या 3 पे डिवाइड हो रहे हैं 133 डिवाइडेड बाय 3। तो यहीं तक इसको फ़िलहाल रख लेते हैं। अब सोल्व करते हैं जी राइट हैंड साइड को। सोल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की आपके पास वैल्यू क्या है ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 7/5। बी प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/3 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। तो अब इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दें। 7 3 द 21 और 5 टू द 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 35 आया ओवर 5 3 द 15। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई इसका सॉरी एलसीएम ले लें कि 15 नीचे आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 15 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये नीचे 150 आ गया। 15 मल्टीप्लाई बाय 21 किया 15 मल्टीप्लाई बाय 21 किया तो ये 315 आया। 315 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 35 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये आपके पास 350। इन दोनों को अब जमा करें 350 जमा 315 तो ये 665 डिवाइडेड बाय 150। तो ये जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का क्या राइट हैंड साइड का क्या आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 665/150। अब इसको 5 पे फर्दर डिवाइड कर दें। 665 को 665 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आपके पास क्या आंसर आया राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 133 डिवाइडेड बाय 150 को अब 5 पे डिवाइड करें तो नीचे 30 आ गया। ये आपके पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई तो ये जी हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी अब कि उसने आपको वैल्यूज़ दी हैं उसी तरीके से ए बी और सी की वैल्यू दे दी है। उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि एसोसिएट प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि उसने 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। उसने कहा है कि इसका प्रूव करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी। ए और बी और सी की वैल्यू लिख लें पहले। सबसे पहले हम करते हैं जी एसोसिएट प्रॉपर्टी।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि आपके पास एक साइड पे होते हैं ये प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से तीन वैल्यूज़ होती हैं जो कि दोनों साइड्स पे जमा हो रही होती हैं। फर्स्ट आपने क्या करना होता है कि इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दें और देन इन दोनों पे ब्रैकेट लगाने के पहले किसी भी साइड पे यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन पहले दो दो पे भी ब्रैकेट लगानी है। पहले मैंने बी और सी पे लगा दी इस साइड पे ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एंड वाले दो पे ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ पे क्या कर दूँगा कि पहले दो पे ब्रैकेट लगा दूँगा और एंड वाले को वैसे छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पे सोल्व करें, पहले सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की पहले वैल्यू लिखें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4/3 है, तो ए की जगह पे 4/3 लिख दिया मैंने। प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/2, प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/4। इनको इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब 4/3 को एज इट इज़ रहने दें यहाँ पे, और यहाँ पे जी एलसीएम ले लें। एलसीएम 4 आया, 2 to the 4 और 5 to the 10, 10 + 7। और इससे नेक्स्ट है 4/3 एज इट इज़ आ गया, और सॉरी यहाँ पे प्लस भी है, और ये 17 हो गया, 17/4। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास इसी तरीके से आ रहा है 4/3 + 17/4। तो इसका एलसीएम लें, 4 3 द 12, 4 4 द 16 और 17 3 दा आपके पास होता है 17 3 51। अब 51 + 16 करें तो ये 67/12। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। सोल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए, इसको लिखें सबसे पहले कि ए + बी + सी। तो ए की वैल्यू क्या है 4/3 है, बी की वैल्यू क्या है 5/3 है, और सी की वैल्यू है जी 7/4। इन फर्स्ट वाले दो पे ब्रैकेट लगेगी और एंड वाला वैसे ही। अब इनका एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम 3 आया, और 4 + 5 + 7/4। 4 + 5 ना, ये कितना हो गया जी 9, 9/3 + 7/4। तो ये 9 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर 3 आया, और 7 और 4 को डिवाइड करें 7 / 4, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 1.75। 1.75 और 3 को जमा कर दें, जमा 3, तो ये मेरे पास आंसर आया इसका 4.75 राइट हैंड साइड का। इसी तरीके से इसको डिवाइड करके देखें, 67 को 12 पे, 67 को 12 पे डिवाइड करें। ये आंसर जी इस वजह से थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, मैं मुझसे वैल्यू में लिखने में गलती होगी कि मैंने 5/3 लिख लिया। बी की वैल्यू थी मेरे पास 5/2, तो आपने स्टेप इसी तरीके से करने हैं। यहाँ पे 5/2 लिख देना है सिंपल। जहाँ पे मैंने 5/3 लिखा है, आपने क्या करना है कि इसकी जगह पे 5/2 करके इसी तरीके से सोल्व कर लेना है,
और आपका आंसर सेम यही आएगा 6/7/12। ठीक है, बाकी वे यही है। अब जी इसका वैल्यू सेम है और हमने क्या प्रूव करना है, मल्टीप्लिके एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएट डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसी तरीके से आपके पास तीन तीन मतलब इस तरीके से तीन तीन वैल्यूज़ होंगी और इस तरीके पे इस साइड पे भी तीन वैल्यूज़ होंगी। और जैसे हमने एडिशन में किया था कि पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दी थी, जहाँ पे जमा था वहाँ पे अब जस्ट एडिशन में जहाँ पे हमारे पास प्लस था यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई हमने लगा देना है। पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दी और अब पहले वाले दो पे ब्रैकेट लगा दी और इस तरीके से सी को अलग कर दिया। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व कर लें और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करें। तो सोल्व लिखें, सोल्व लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, उसकी वैल्यू लिखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए मेरे पास है जी 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी मेरे पास है 5/2। सी मेरे पास क्या है 7 क्रॉस 7/4। इस पे ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से। अब 4/3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया जी 35। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाले ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर 35 आ गया, नीचे 8 आ गया। तो अब यहाँ पे फिर ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 35 मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने तो ये हमारे पास आंसर आया 140। और इसी तरीके से 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 24। तो इसको अब फर्दर ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आई जी इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 24। इसको 140 को आप डिवाइड करें 2 पे तो ये आपके पास 70 आया, 70/12 आ गया। अब इसको अगेन 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 किया 35 आ गया, ऊपर नीचे कितना आ गया 6 आ गया। और अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 35 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब जी हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। सोल्व राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी उसकी ब्रैकेट और क्रॉस सी। तो अब वैल्यूज़ लिख लें। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 5/2 उसकी ब्रैकेट और क्रॉस सी की वैल्यू क्या है 7/4। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20 और 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 7 से तो ये 140 ओवर में आपके पास 6 4 24। ठीक है, अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास पहले आंसर आएगा जी इसी तरीके से। पहले 70/12 और उससे नेक्स्ट क्या आएगा 35/6। तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया आपके पास 35/6। इसी तरीके से जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड थी वो भी क्या थी 35/6। ये भी 35/6 और ये भी 35/6। तो ये आपकी एसोसिएट प्रॉपर्टी प्रूव होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन
उसने पूछा है कि ज़ीरो क्या रैशनल नंबर होता है, अगर होता है तो उसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपके पास, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें जबकि क्यू आपके पास इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पी है वो ज़ीरो है और जो क्यू है उसको मैं टू कह लेता हूँ कि क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई और वर्ड हो सकता है, तो क्यू को मैंने टू कह दिया। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, पी ओवर क्यू अगर लिखना चाहूँ तो ज़ीरो ओवर टू, इसका मतलब है कि पी ओवर क्यू, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मैंने अपने से वैल्यूज़ लिख ली, सपोज कर लिया इसको, लेट लिख लें कि लेट पी इक्वल्स टू ज़ीरो। जो उसने कहा है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर होता है कि नहीं, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया कि पी इक्वल्स ज़ीरो है। क्यू मेरे पास ज़ीरो नहीं होता तो क्यू को मैंने टू लिख लिया। अब पी ओवर क्यू मेरे पास इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो वो आपके पास आ गया जी ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आ गया। लेकिन ज़ीरो को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो जी ये जो ज़ीरो आंसर आया है ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके आप प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि दिस मतलब ये ज़ीरो रैशनल नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, कि जो ज़ीरो है वो भी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर की कैटेगरी से, ठीक है। कि क्योंकि वो हम उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपने ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी बतानी है कि रियल नंबर की क्या होती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 5। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी में आपके पास कोई से भी दो नंबर होते हैं जी, ए एंड बी, ठीक है। कोई से भी दो नंबर होते हैं जो कि बिलोंग कर रहे होते हैं हमारे पास रियल नंबर से, ठीक है। कोई से भी हमने दो नंबर लेने हैं ए एंड बी जो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से। अब हमने एक बार लिख देना है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने लिखना है इस तरीके से डॉट लगाकर कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। एक बार हमने लिख दिया कि ए बी से बड़ा है, लेकिन दूसरी साइड पे हमने लिख दिया है कि बी ए से बड़ा है। लेकिन इस तरीके से तो हो नहीं सकता, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि ए इक्वल बी है हमारे पास, ठीक है। तो ये ये हमारे पास ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी कोई से भी दो नंबर हों जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों, एक बार हमने उसको कहना है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये करनी है कि बी ए से बड़ा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक साइड पे तो एक वर्ड दूसरे से बड़ा है और उस वही नंबर जो कि छोटा है दूसरी साइड पे वही नंबर बड़ा हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हम ये कह देंगे कि ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 एंड 5 के दरमियान।
4 एंड 5 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। दूसरी बात आपके पास वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिख दिया है कि 4.1 मेरे पास एक रैशनल नंबर है, दूसरा मेरे पास है जी 4.2। ये मैंने किस तरीके से लिखा है कि रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में कि इनके बिटवीन आपने कोई से 2 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब 4 को भी छोड़ देना है और 5 को भी छोड़ देना है। इनके जो दरमियान में रैशनल नंबर आ रहे हैं वो कोई से भी आपने अपनी तरफ से लिख देने हैं। अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना चाहूँगा तो मैं 4 से बड़ा क्या लिख दूंगा कि 4.1 है, ये इन दोनों के दरमियान में बिलोंग कर रहा है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास किस चीज़ की टाइप होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास जी रैशनल नंबर की टाइप होती है, इसलिए 4.1 एंड 4.2 दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये मेरे पास टाइप है रैशनल नंबर की। तो ये इन दोनों के बिटवीन जो 2 रैशनल नंबर हैं वो एक तो 4.1 है, दूसरा 4.2 है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x पावर 15 y पावर 35 ओवर z पावर 20 और उसका इंडेक्स कितना है 5। सबसे पहले जी इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिखें, x पावर 15 y पावर 35 ओवर z पावर 20। मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करके इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये जो इंडेक्स है वो 1 ओवर की फॉर्म में शो होगा। तो इससे नेक्स्ट टाइम में इसको अंदर हर जो हमारे पास वैल्यू है उसकी पावर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। किस तरीके से कि x की पावर कितनी है 15 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से। इसी तरीके से ये y है, y की पावर है 35, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से। और इसी तरीके से नीचे भी z की पावर कितनी है 20, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से। तो इसको मैंने 5 को 15 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 रह गया। इसी तरीके से इस 5 को 35 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया जी 7, यहाँ पे 7 रह गया। और इसी तरीके से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 रह गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी x पावर 3 y पावर 7 ओवर z पावर 4। तो यहाँ तक आपका ये वाला आंसर आ गया, तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब कि 27 उसकी पावर है 2x और स्क्वायर रूट और इंडेक्स है 3। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, जो कि क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले इसमें भी आपने क्या करना है कि इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिख, तो ये 27 उसकी होल की पावर 2x और इंडेक्स की पावर को हम 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 1/3 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये 27 को पहले 3 की पावर की फॉर्म में शो करें। किस तरीके से कि 27 आपके पास होता है 3 की पावर 3, 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 और 2x वैसे ही आ गया ऊपर और 1/3 भी वैसे ही आ गया ऊपर। क्योंकि 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 27 आता है, इसलिए मैंने उसकी 3 पावर 3 लिख दिया। अब ये जो आपके पास पावर है ये वाली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें कि 3 पावर 3 और क्रॉस ये दोनों पावर्स आपस में भी मल्टीप्लाई होंगी और तीसरी पावर ये है ये भी उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 पावर 2x को क्रॉस 1/3, तो ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 पावर 2x। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि आपके पास है जी। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है कि 6 × 3^n+2 ओवर n+1 - 3^n। तो सबसे पहले तो इन पावर्स को ब्रेक डाउन कर लें कि 6 वैसे ही आ गया, 3 की पावर n को लग कर दें, क्रॉस 3 पावर n को मैंने लग कर दिया और क्रॉस 3 पावर 2 को लग कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया है कि ये 3 की जो पावर्स थी इनको ब्रेक डाउन कर लिया है। अगर ये मतलब इनको दोबारा कंबाइन करें तो बेसिस सेम है, पावर्स जमा हो जाएंगी तो वही बन जाएगा, n+2 ही बन जाएगा। नीचे भी सेम स्टेप रिपीट करें कि इसकी पावर को ब्रेक कर लें, 3 पावर n को लग कर लिया, डॉट क्रॉस लगा लें, 3 पावर 1 को मैंने लग कर लिया, माइनस 3 पावर n को 3 पावर n तो एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है कि नीचे से 3 पावर n को कॉमन लें पहले, तो 6 क्रॉस 3 पावर n, ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लें। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिख लिया मैंने, और नीचे से 3 पावर n कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लिख लें, कॉमन ले लें, सॉरी कॉमन लिया, यहाँ से 3 पावर n कॉमन चला गया, आंसर क्या बचा 3 पावर 1। तो 3 पावर 1 मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, माइनस यहाँ से ये कॉमन चला गया था, बाहर आ गया था, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 लिख लिया मैंने। अब ये 3 पावर n इस 3 पावर n से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रहा 9 × 6, 9 × 6 किया तो मैंने वो 54 आ गया, ऊपर 54 आ गया, और 3 - 1 किया तो नीचे 2 आ गया। इसको 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 27 आंसर आ गया इसके, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, कि हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि कोई 3 आपस में मिले हुए, फॉर एग्जांपल जैसे होता है 1, 3 एंड 5, मतलब इस तरीके से हमारे पास कोई आपस में मिले हुए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 51 है। हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, वो 3 ओड नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपके पास ओड नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं आपके पास इस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें से हमने कोई 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। यहाँ पे मैं पहले 3 कंसेक्यूटिव, आप 7, 9 और 11 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मतलब ये छोटे वाले जो पहले वाले हैं वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ले रहा हूँ इसमें। तो 1, 3 एंड 5, ठीक है, मैंने ये वाले 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ले लिए। यहाँ पर लिख लें कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ये तो हमारे पास सिंपल हो गया, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले को मैंने x कह लिया, दूसरे को मैंने जी x+2 कह दिया, तीसरे को मैंने x+4 कह दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमने तो ये वाली वैल्यूज़ लेनी थी, तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो 3 नंबर्स जो कि इनको फाइंड करने के बाद हमारे पास हासिल होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, कि x को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट हियर x = 1, कि अगर यहाँ पे मैं x = 1 लेता हूँ तो ये मेरे पास 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 + 2 3 हो गया मेरे पास। और इसी तरीके से x+4, अगर x यहाँ पे भी मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5। तो ये भी मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। बस इनको मैंने इसमें चेंजिंग क्या की है कि मैंने x इसमें लिख दिया है, मतलब इनडायरेक्टली इसको लिख दिया है।
तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो हमारे पास सम है वो कितना है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव और इंटीजर्स इज़ 51। तो इनको जमा करें, x प्लस, इन तीनों को जमा करना है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इनका कितना सम दिया गया है जी 51। तो उसको 51 लिख दें। अब x वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें, 1x 2x एंड 3x। तो ये आपके पास 3x हो गया और 4 प्लस 2 आपके पास कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 51। अब 3x को इसी साइड पे रहने दें और 6 को उस साइड पे जाकर माइनस कर दें। 51 यहाँ पे प्लस हो रहा था, उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये 51 में से 6 को माइनस करें तो इसका 3x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 45। अब यहाँ से x फाइंड करते हैं, x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3 कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आएगा इसके नीचे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब जी मैंने 45 को डिवाइड किया 3 पे, तो मेरे पास आंसर 15 आया। तो x इक्वल्स टू 15। ये आपके पास एक और इंटीजर का जो उसने कहा था आपको लास्ट पे कि आपने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो ये मेरे पास एक इंटीजर आ गया, और इंटीजर एक और इंटीजर आ गया। ठीक है, अब अगर इससे नेक्स्ट मैंने और इंटीजर फाइंड करना हो तो 15 यहाँ पे लिखें कि x1 मेरे पास है 15, x2 जो मेरे पास होगा 15 इज़ अ ओड इंटीजर। तो 15 के बाद मेरे पास कौन सा ओड इंटीजर आएगा जो कंजक्टिव हो, इसके साथ इसके मतलब बाद में आता हो। तो 16 इवन नंबर होता है, 17 आपके पास ओड नंबर होता है। ठीक है, और वो 15 के साथ कंजक्टिव भी है, मतलब मिला हुआ है इसके साथ। और इसी तरीके से x3 मतलब इसके बाद कौन सा है, एक तो 18 आता है, लेकिन 18 तो आपके पास इवन होता है, तो x3 आपके पास 19 होगा। तो जो कंजक्टिव तीन कंजक्टिव नंबर्स हैं आपके पास, जो उसने कहा था फाइंड 3 इंटीजर्स, तो वो आपके पास है 15, 17 एंड 19। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला था कि कोई से 3 आपके पास ओड इंटीजर्स हैं जिनका सम आपके पास 51 है। तो हमने इस तरीके से ओड इंटीजर्स लिख दिए जिनकी वैल्यूज़ बेसिकली 1, 3 एंड 5 ही है। ठीक है, तो उस इनको जमा किया और x की वैल्यू फाइंड की सिंपली, वो मेरे पास 15 आई। तो ये एक इंटीजर जो उसने 3 इंटीजर्स कहा था उसमें से एक इंटीजर फाइंड हो गया। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारे पास ओड इंटीजर्स हैं वो सब कंजक्टिव हैं, तो 15 के बाद इसके साथ कोई दूसरा जो आता है हमारे पास ओड कंजक्टिव नंबर, वो 15 के बाद 17 आता है, और 17 के बाद ओड नंबर जो आता है वो 19 है। तो इस तरीके से जो मेरे पास 3 कंजक्टिव नंबर्स उसने कहा था, 3 इंटीजर्स बोला था, तो वो ये वाले मेरे पास 3 इंटीजर्स आ गए और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है जी कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 बाल उठाई और उनको 2 बाल्टियों में भर दिया। ठीक है, 1 bucket हैज़ 28 more balls देन द अदर bucket, कि एक उसके बाद उसके पास जो बाल्टी है उसमें 28 बाल्स ज़्यादा हैं दूसरी बाल्टी से। ठीक है, अब उसने कहा है कि हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट, कि हर बाल्टी में कितनी बाल्स हैं। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब्दुल्ला के पास 96 बाल्स हैं और उसने उन दोनों बाल्स को 2 बाल्टियों में भर दिया है। एक जो बाल्टी है उसमें 28 ज़्यादा बाल्स हैं बनिस्बत दूसरी बाल्टी के। ठीक है, कि एक बाल्टी में कम बाल्स हैं और दूसरी बाल्टी में 28 मतलब 28 ज़्यादा बाल्स हैं। हाउ मैनी बाल्स इन ईच बकेट, के हर हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि हर बाल्टी में कितनी बाल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ क्योंकि उसने बाल्टियों के नाम नहीं बताए। तो सबसे पहले बाल्टियों के नाम देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बाल्टियों को उसने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनमें बाल्स कितनी हैं। तो फर्स्टली मैं कह रहा हूँ कि लेट द नंबर ऑफ बाल्स इन द फर्स्ट बकेट
इक्वल्स टू एक्स, कि जो मेरे पास फर्स्ट बकेट है उसमें जो बाल्स हैं वो एक्स हैं, एंड सिमिलरली द सेकंड बकेट contains 28 more balls than the first bucket, कि जो मेरे पास दूसरी बाल्टी है उसमें 28 बाल्स ज़्यादा हैं बनिस्बत फर्स्ट बकेट के। तो उसको अगर लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूँगा, पहली जो बकेट है उसमें कितनी बाल्स हैं एक्स, और जो दूसरी बकेट है उसमें कितनी ज़्यादा है प्लस हम उसमें कर देंगे 28, क्योंकि जो दूसरी बाल्टी है हमारे पास उसमें फर्स्ट बाल्टी की निस्बत 28 ज़्यादा गेंदें हैं, तो एक्स में मैंने 28 को जमा कर दिया। अब यहाँ पे लिखें कि एज द टोटल नंबर ऑफ बाल्स इज कितनी बाल्स हैं आपके पास टोटल 96, तो यहाँ पे लिख दें 96। अगर 96 टोटल बाल्स हैं तो ये जो हमने वैल्यूज लेट की हैं कि फर्स्ट बकेट में x बाल्स हैं और दूसरी बकेट में x + 28 बाल्स हैं, तो इनको भी तो जमा करेंगे हम, क्योंकि अलग अलग बाल्स हैं, पहले इनको जमा कर लें कि x + 28, ये दोनों बाल्टियों में जो बाल्स थी उनको मैंने सिंपली क्या किया है, जमा किया है। ये x प्लस ये हमारे पास बाल्टियों जो उन बाल्टियों में गेंदे हैं उनको जमा कर दिया, और इस साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास 96, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बाल्स हैं हमारे पास 96 हैं। तो इस साइड पे मैंने उनकी जो जनरल लेट की वैल्यूज़ थी वो लिख दी इस साइड पे, और दूसरी साइड पे जो उनका सम है जो क्वेश्चन में उसने बताया है मैंने वो लिख दिया। अब इनको ऐड करें तो x + x कितना हो गया हमारे पास 2x, और ये जो 28 यहाँ 28 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, तो 96 - 28, 96 में से 28 माइनस करें, 96 - 28, तो ये आपके पास 68 आ गया इसका आंसर, कि 2x = 68। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = आपके पास 68 डिवाइडेड बाई 2 34, कि जो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 2 = आपके पास x इक्वल आएगा 34। अब ये जो हमने फर्स्ट बकेट को लेट किया था कि जो हमारी फर्स्ट बकेट है वो उसमें जो बाल्स हैं वो x हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास 34 आ गई, यानी फर्स्ट बकेट में कितनी बाल्स हैं, फर्स्ट बकेट कंटेन्स 34 बाल्स, कि जो हमारे पास पहली बाल्टी है या बकेट है उसमें कितनी बाल्स हैं, उसमें 34 बाल्स हैं। इसी तरीके से अगर हमने सेकंड बकेट के लिए वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेकंड बकेट के लिए मैंने लिखा है कि उसमें जो हमने लेट की थी वैल्यू x + 28 है, तो सिंपली इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो मेरे पास सेकंड जो है बकेट उसमें जो बाल्स हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, x मेरे पास है पहले 34 जो कि फर्स्ट मतलब x की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे पुट की तो 34 + 28, ये हम सेकंड बकेट के लिए कर रहे हैं, तो 34 + 28 किया तो ये मेरे पास 62 आया। यहाँ पे पहले लिख लें कि सेकंड बकेट कंटेन बाल्स, तो इन दोनों को जमा करने के बाद मेरे पास 62 आया था। तो फर्स्ट वाले में आपके पास जी 34 बाल्स हैं और दूसरे में कितनी बाल्स हैं 62,
तो अब इन दोनों को जमा करके देखें क्या 96 बन रहा है। 34 प्लस 62, 34 प्लस 62 मैंने किया तो ये मेरे पास कितनी बाल्स आई 96। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है जी। तो ये आपके पास टोटल बाल्स आ गई। बेसिकली हमने फाइंड करना था कि ईच बकेट में कितनी बाल्स हैं। तो फर्स्ट बकेट में आपके पास 34 बाल्स हैं और सेकंड बकेट में आपके पास 62 बाल्स हैं। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। उसने कहा था कि आपके पास एक बकेट है, क्वेश्चन किधर गया कि आपके पास एक बकेट में 28 मोर बाल हैं दूसरी की बजाय। तो मैंने पहली बकेट को एक्स का नाम दे दिया और दूसरी जो बकेट थी जिसमें 28 मोर बाल्स थी उसको एक्स प्लस 28 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि इन दोनों का जो समेशन है हमारे पास टोटल जो बाल्स है 96 है, इसलिए इन दोनों को का मैंने सम किया और इक्वल लिख दिया 96। यहाँ से x की वैल्यू निकाली। x हमारे पास क्या था, फर्स्ट बकेट थी, तो फर्स्ट बकेट में जो हमारे पास बाल्स थी वो 34 हैं। इसी तरीके से सेकंड बकेट को मैंने क्योंकि x प्लस 28 का नाम दिया था, यहीं से x की वैल्यू वहाँ पे मैंने पुट कर दी इस जगह के 34 प्लस 28 किया तो सेकंड बकेट की वैल्यू मेरे पास क्या आई 62। 34 प्लस 62 करें तो 96 ही आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें अब कि सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा के पास 3.5 लाख रुपए थे जो कि उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 पर एनम। कि ये जो उसने पैसे रखे हैं सेविंग अकाउंट में रखे हैं, जिस मतलब कि सेविंग अकाउंट वो होता है कि जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है हर साल। ठीक है कि उसने जो सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखे थे उसको हर साल में 7/1/4 प्रॉफिट मिलना है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज बाय 8% पर एनम। के 2 साल टोटल उसने 2 साल बाद जो रेट इंक्रीज हुआ 8% हो गया। पहले रेट कितना था 7/1/4। पहले 2 साल रेट ये रहा है। देन जब 2 साल गुजर गए तो रेट इंक्रीज होकर 8% हो गया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। हमने वो रकम मालूम करनी है जो उसके पास 7 सालों बाद आएगी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि सलमा के पास 3.5 लाख रुपए थे, उसने सेविंग अकाउंट में रख दिए बैंक में 7 सालों के लिए। ठीक है, अब वो पहले जो 2 साल थे उसमें जो उसको प्रॉफिट मिलना है वो 7/1/4 के हिसाब से मिलना है। देन जब 2 साल गुजर गए तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बैंक की तरफ से 8% प्रॉफिट हो गया। अब हमने फाइंड करना है कि जो 7 सालों बाद वो अपने पैसे निकलवाएगी। ठीक है, तो वो ये तो नहीं रहेंगे, इसमें प्रॉफिट भी शामिल होगा। ठीक है, कि जो उसने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखे हैं वो बढ़ने भी हैं, मतलब हर साल उसको उसमें से प्रॉफिट मिलना है बैंक की तरफ से। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। इसमें इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जी, आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बैंकिंग फील्ड में उसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है आपके पास P क्रॉस R क्रॉस T, जहाँ पे वेयर P इक्वल्स टू आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने जमा करवानी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3.5 लाख रुपए। और आर आपके पास क्या होता है जी, आर आपके पास होता है एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट जो उसको पहले 2 सालों में मिलना है वो कितना है
वो है जी 7 इंटू 1/4। इसको मज़ीद सोल्व कर लें कि 1/4 को पहले डिवाइड कर लें और इसको देन मल्टीप्लाई कर लें 7 से, सॉरी। तो इसको सिंपल करने के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे कि पहले 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 4 क्या होता है आपके पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप पहले। तो आपका उसका आंसर क्या है, आप 28 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ जमा भी करते हैं। तो इसमें +1 कर दें। अब +1 किया तो 29 आया। अब ओवर में जो चीज़ होती है उसको इस पूरे पे डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 पे। तो ये आपके पास आ गया पहले 2 सालों के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलना है वो है जी 7.25। ये आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये वो इंटरेस्ट रेट है, डेट इंटरेस्ट रेट that she will for the first 2 years। क्योंकि बाद में तो जो इंटरेस्ट रेट आपके पास इंक्रीज़ होकर 8% हो गया था। पहले ये इंटरेस्ट रेट था, इसको हमने सोल्व किया तो उसका आंसर मेरे पास क्या आया 7.25। लेकिन बाद में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया था, वो बाद में हम फाइंड करेंगे। ये पहले वाले 2 सालों का अलग से फाइंड होगा, ठीक है। तो आपके पास अब टी रह गया। तो टी आपके पास क्या है जी, टी इज़ द टाइम। टी आपके पास होगा जी टाइम। तो ये टाइम इन ईयर्स। तो ये पहले 2 सालों के लिए, फर्स्ट 2 ईयर के लिए। यहाँ पे अब आप लोग सिंपल वैल्यू पुट्स करें इस फार्मूला में। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT। पी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 3,50,000 और मल्टीप्लाई बाय जो एनुअल इंटरेस्ट है पहले 2 सालों के लिए वो कितना है 7.25 मल्टीप्लाई बाय अब टाइम कितना है मेरे पास 2 सालों का और डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे फार्मूला में डिवाइडेड बाय 100 लिखना है आपने, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दें 100 से। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी को डिवाइड कर दें 100 पे। तो ये जी मेरे पास अमाउंट आई है जो वो आई है 50,750 50,070 तो ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया फॉर 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। ये कौन सा मेरे पास इंटरेस्ट रेट है जो कि पहले 2 सालों में सलमा को मिला है। पहले 2 सालों में उसने ये इंटरेस्ट रेट बैंक से कमाया है। और अब हमने नेक्स्ट जो उसके 5 टोटल कितने साल थे हमारे पास, टोटल 7 साल थे। अब पहले 2 सालों में तो उसको ये रेट मिला है। अब जो बाकी साल बचे हैं 7 में से 2 साल निकाल दें तो बाकी मेरे पास कितने बचे हैं जी 5 साल। तो हमने जो 5 सालों के लिए इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है वो 8% के हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आई है। एक तो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको दोबारा लिख दें कि पी मेरे पास सेम रहेगा
क्योंकि उसने 3.5 लाख तो नहीं मतलब चेंज होंगे, तो पी सेम ही रहेगा 3,50,000। और जो आर होगा वो चेंज हो गया, पहले आपके पास कितना था 7 × 1/4। अब जो नेक्स्ट मेरे पास आर है क्वेश्चन में दिया गया वो 8% है, तो आर की वैल्यू मेरे पास चेंज हुई है 8% हो गई है। और दूसरा जो टाइम है मेरे पास पहले 2 साल का था, अब कितना टाइम है मेरे पास t = 5 ईयर्स। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का, उसको दोबारा से फार्मूले को लिख लें। सिंपल इंटरेस्ट होता है = P क्रॉस R क्रॉस T / 100। तो P मेरे पास कितना है 3,50,000, R कितना है जी ×8 और T कितना है 5 और 100 एज इट इज़ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3,50,000 × 8 × 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जी मेरे पास आंसर आया है इसका 1,40,000। 1,40,000 ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। अब पहले 2 सालों में उसने पैसे कमाए थे वो ये थे, और जो बाकी 5 सालों में कमाए हैं वो ये हैं। मतलब टोटल 7 साल में अगर हमने फाइंड करना हो कि उसने कितने पैसे कमाए हैं, तो इसको और इसको जमा करेंगे। ठीक है, कि 5 साल और 2 साल को जमा करेंगे तो 7 साल हो गए, और जो पैसे थे उनको भी जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें कि 2 ईयर + 5 ईयर = अब यहाँ पे उसके आगे जो उसने मतलब इंटरेस्ट दिया है बैंक ने वो जमा कर दें कि पहले 2 सालों के लिए 50,750 रुपये प्लस नेक्स्ट 5 सालों के लिए 1,40,000। तो अब इसको जमा करें 50,750, इसमें मैं जमा कर रहा हूँ 1,40,000। तो इसका आपके पास आंसर आया जी 1,90,750 7 ईयर्स। तो उसको जो 7 सालों में इंटरेस्ट मिलना है बैंक की तरफ से 3.5 लाख रुपए पे, वो कितना मिलना है 1,90,750 रुपये। अब आप अपने क्वेश्चन पे दोबारा आएँ तो उसने हमसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द अमाउंट शी हैड लेफ्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब उसने हमसे टोटल अमाउंट पूछी है कि जो सलमा को मिलेंगे बैंक से। एक तो उसको 3.5 लाख रुपया भी बैंक वापस करेगी, ठीक है, जो उसने इन्वेस्ट किए हैं। दूसरा उसको कौन से पैसे मिलेंगे जो उसको प्रॉफिट हुआ है बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे लिखें कि टोटल अमाउंट शी विल हैव आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये वो वाली अमाउंट है जो कि उसने जमा करवाई थी। तो उसने कितने जमा करवाए थे 3.5 लाख, 3,50,000 लिखें, जमा 1,90,750। तो इन दोनों को अब जमा कर ले जी। 3.5 लाख जमा 1,90,750 90,750। तो उसको मिलने हैं जी 5,40,000 5,40,750। तो ये उसकी टोटल मनी होगी जो उसको
आफ्टर द 7 ईयर्स मिलेगी। ठीक है, उसके बेसिक पैसे कितने थे, 3.5 लाख थे। बेसिक पैसे कितने थे, 3.5 लाख थे। उसने जो बैंक में जमा करवाए पहले 2 साल उसको ये इंटरेस्ट मिला। ठीक है, उसके लिए हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट की फार्मूला में और उसका जनरल फार्मूला आंसर निकाल लिया, जो कि हमारे पास आया 50,750। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज हुआ था और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमने फाइंड करना था, तो ये वाली वैल्यूज़ हमने फार्मूला में पुट की और हमारे पास 2 आंसर आ गए। पहला आंसर था 2 साल के लिए, दूसरा आंसर था 5 साल के लिए। तो इन दोनों को जमा किया मैंने, तो मेरे पास टोटल उसकी जो इनकम कह लें या बेनिफिट हुआ उसको बैंक की तरफ से, वो 1,90,750 हुआ। तो इसको मैंने जो उसने बैंक में पैसे जमा करवाए थे उनमें ऐड कर दिया, तो ये उसकी टोटल अर्निंग होगी जो कि बैंक ने उसको देनी है आफ्टर द 7 ईयर्स। यहीं पे हमारी जी ख़त्म होती है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।